हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे साइंस का चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इस चैप्टर में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो रहेंगे व्हाट इज रिप्रोडक्शन, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल पेरेंट, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, टिश्यू कल्चर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, reproduction in human beings, male reproductive system, female reproductive system, fertilization, gestation and parturition, reproductive health, family planning and sexually transmitted diseases. चलिए फर्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड एंड मल्टीप्लाई इन नंबर. Although reproduction is not essential for an organism to stay alive as in nutrition, respiration and excretion, but still reproduction is the most important characteristics feature of all living organisms because it is important for the continuation and perpetuation of race. यहाँ बताया जा रहा है रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर है हमने 9th में भी पढ़ा है, कुछ आइडिया सबको होगा. रिप्रोडक्शन इज ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिजम्स अपने ही यंग वंस को, अपने ही तरह के यंग वंस को प्रोड्यूस करता है. रिप्रोडक्शन जो है इतना एसेंशियल नहीं है किसी ऑर्गेनिज्म के लिए. जैसे जीने के लिए हमें न्यूट्रिशन चाहिए, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन हमारे लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत एसेंशियल है. बट रिप्रोडक्शन इज नॉट एज सच एसेंशियल. बट फिर भी रिप्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का है, बिकॉज ये किसी भी रेस की कॉन्टिन्यूटी के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है. हमारी अर्थ पे जो बहुत सारी स्पीशीज हैं उनकी अब तक की एग्जिस्टेंस और कॉन्टिन्यूटी सिर्फ रिप्रोडक्शन की वजह से ही हो पाई है. चलिए नेक्स्ट ये बता रहे हैं नीड क्या है, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है. तो पहला इन्होंने बताया है कॉन्टिन्यूएशन ऑफ लाइफ. ये हमने भी बात की है कि लाइफ को कॉन्टिन्यू रखने के लिए जनरेशन टू जनरेशन जो है कॉन्टिन्यूटी रहे उस स्पीशीज की, उस रेस की, उसके लिए जो है रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है. सेकेंड, प्रिजर्वेशन ऑफ स्पीशीज. किसी भी स्पीशीज को अगर प्रिजर्व करना हो तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ स्पीशीज प्रोड्यूस में न्यू ऑर्गेनिजम्स वेरी सिमिलर. उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बहुत ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स वो सिमिलर होते हैं बट आइडेंटिकल नहीं होते, सिमिलर होते हैं, जो जनरेशन टू जनरेशन आके कुछ चेंज हो जाते हैं. दिस कॉजेज इंक्रीज इन द साइज, जिससे पॉपुलेशन का साइज भी इंक्रीज होता है और उसकी एग्जिस्टेंस भी बनी रहती है. थर्ड है नीड हमारी रिप्लेसमेंट ऑफ डेड इंडिविजुअल्स. अभी क्या होता है, कोई भी रेस है, कोई भी स्पीशीज है, उसमें अगर डेथ हो जा रही है बट आगे रिप्रोड्यूस नहीं हो रहा तो एक टाइम पे आके वो स्पीशीज बिल्कुल खत्म हो जाएगी. तो डेड इंडिविजुअल को रिप्लेस करने का भी तरीका है कि इधर से कोई जा रहा है, किसी की डेथ हो रही है और इधर से कोई पैदा हो रहा है. तो नेक्स्ट है रोल इन इवोल्यूशन. इवोल्यूशन में क्या रोल है, रिप्रोडक्शन इंट्रोड्यूसेस वेरिएशंस इन. कोई भी पेरेंट है उनके ऑफस्प्रिंग्स में हमेशा जो भी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ चेंज होके आगे ऑफस्प्रिंग्स में जाते हैं. अभी उनके बच्चे होंगे तो उसमें भी काफी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगे वो कुछ चेंज होके जाएंगे. तो इससे क्या होता है आगे एक नई, मतलब लॉन्ग रन में जो देखा जाए तो बहुत ही नए कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ कुछ स्पीशीज जो है आगे मिल रही हैं. तो इवोल्यूशन में जो है रिप्रोडक्शन का बहुत ही बड़ा रोल है. नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन द मीन्स टू हेरिडिटी ट्रांसमिशन. यहाँ वो बता रहे हैं कि रिप्रोडक्शन एक मीन्स है जिससे हेरिडिटी ट्रांसमिशन होता है. हेरिडिटी जो कैरेक्टर्स हैं वो ट्रांसमिट होते हैं. कैसे, द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिजाइन इज सिमिलर. जैसे हम लोग अगर ह्यूमन बींग्स हैं हम ज्यादातर अपने पेरेंट्स के जैसे ही दिखेंगे, और अगर किसी और ऑर्गेनिज्म की बात करो तो उनका बॉडी डिजाइन, उनकी फिजिक जो है अपने पेरेंट्स की तरह होगी. It means all of them possess the same blueprint for their similar body design. The same blueprint in all the members of a species comes through interbreeding, that is, they have received the hereditary material having same information about body design encoded in it. अब यहाँ वो बोल रहे हैं कि ये जो सारा ब्लूप्रिंट होता है कि हम लोगों को ये सिमिलर बॉडी डिजाइन जो मिला है, ये ब्लूप्रिंट जो है स्पीशीज टू स्पीशीज किसके थ्रू पास होता है, इंटरब्रीडिंग के थ्रू. यानी कि हम जो भी हेरिडिटी मटेरियल, हमें पीछे से एनकोडेड मटेरियल जो हमारे अंदर आता है वैसे ही हमारा बॉडी डिजाइन बनता है. मींस इंटरब्रीडिंग होगी तो वैसे के वैसे कैरेक्टर्स ही, हेरिडिटी कैरेक्टर्स हमारे यानी कि जो प्रोड्यूस होते हैं उनके बीच आएंगे. The hereditary material is copied and transmitted to next generation through reproduction. During reproduction through gametes or spores, the hereditary material maintains the continuity between successive generations.
Gametes form the physical basis through which the material is passed on to the members of next generation and reproduction is the means of transmission. अभी यहाँ क्या है, जो भी हेरिडिटी मटेरियल होता है वो कॉपी होता रहता है, यानी रेप्लिकेट होता रहता है, और दूसरी जनरेशन में जो भी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, रिप्रोडक्शन होगा तो नेक्स्ट जनरेशन में वही की जितना भी हेरिडिटी मटेरियल है वो पास ऑन होता है. किसके थ्रू होता है? गैमीट्स या स्पोर्स. गैमीट या स्पोर्स होते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स. इनके थ्रू जो है रिप्रोडक्शन के टाइम सारे के सारी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन जो है आगे पास ऑन होती है. तो हेरिडिटी मटेरियल ही मेंटेन करता है कॉन्टिन्यूटी को बिटवीन सक्सेसिव जनरेशंस. मान लो कि कोई स्पीशीज है, वो अगर रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो फिर उन्हीं के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ही आगे न्यू जनरेशन में पास होते जाएंगे और ये कॉन्टिन्यूटी चलती रहेगी. गैमीट्स फॉर्म द फिजिकल बेसिस होते हैं गैमीट्स, जिससे कि ये सारे के सारे जो हमारे फिजिकल जो भी हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आगे ऑफस्प्रिंग्स में पास होते हैं. और जो इसका मीडियम क्या हुआ इन सबको पास करने का, वो काम चाहे गैमीट्स कर रहे हैं, पर ये मीडियम किसके थ्रू होते हैं? वो होते हैं रिप्रोडक्शन. तो ट्रांसमिशन का मीडियम क्या हुआ हमारा? रिप्रोडक्शन. चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ? क्या सभी ऑर्गेनिज्म बिल्कुल सिमिलर, एग्जैक्ट, डुप्लीकेट, मतलब ट्विन कॉपीज जो हैं वो डेवलप करते हैं? तो यहाँ बता रहे हैं द हेरिडिटी मटेरियल जो होता है, जो ब्लूप्रिंट को बिल्कुल अपने अंदर अच्छे से स्टोर करता है, जिससे सारे बॉडी स्ट्रक्चर और फंक्शन होते हैं, वो किसके थ्रू होते हैं? डीएनए के थ्रू, यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के थ्रू. डीएनए क्या करता है? ये जो इन्फॉर्मेशन होती है इसको एनकोड करता है सीक्वेंस में न्यूक्लियोइड्स की एक सीक्वेंस बनाकर उसमें सारे के सारे इन्फॉर्मेशन जो है एनकोड करता है. और डीएनए में ये सारे की सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है, इससे फिर स्पेसिफिक प्रोटीन बनता है, जिससे ये एंजाइम्स बनते हैं, और उसके बाद ये एंजाइम्स जो है सारे के सारी जो बॉडी की केमिकल रिएक्शंस है उनको कंट्रोल करते हैं. तो ये केमिकल रिएक्शन उसके बाद मेटाबॉलिज्म करती हैं, बॉडी को मेटाबोलाइज करती हैं, और उसके बाद कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं. अब क्या होता है, यही जो कैरेक्टर्स होते हैं, ये कैरेक्टर्स जो है नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होने वाले होते हैं. तो रिप्रोडक्शन से पहले ही डीएनए क्या करता है, अपने अंदर बहुत सारी ये कॉपीज जो है इनको बना लेता है, और फिर ये न्यूली फॉर्म्ड सेल्स के अंदर चली जाती हैं. तो एक बार इसको ब्रीफ कर लेते हैं कि क्या एग्जैक्ट कॉपीज बनती है. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें एक मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है जिसको हम डीएनए कॉपिंग या डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं, जिसमें क्या है, डीएनए जो है अपनी ही जैसा सिमिलर मल्टीपल्स ऑफ ब्लूप्रिंट्स जो है वो प्रोड्यूस करता है. जो हेरिडिटी ट्रांसफर के लिए जो ये सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल की फॉर्म्स में होते हैं, जिनको हम डीएनए बोलते हैं. अब ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन जो है डीएनए के अंदर एक सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन जो है एनकोड होती है सारी की, वो होती है न्यूक्लियोइड्स में. ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है ये न्यूक्लियोइड्स में एनकोड हो जाती है. उसके बाद डीएनए मॉलिक्यूल्स जो है ये इस सारे के सारे इंफॉर्मेशन से एक प्रोटीन बनाता है, कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन जिसमें सब चीजें होती हैं. वो प्रोटीन बाद में एंजाइम्स बन जाते हैं जो सारी की सारी बॉडी की केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं. अब ये केमिकल रिएक्शन जो है मेटाबॉलिज्म को हेड ओवर करती है, और उसके बाद कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स जो है प्रोड्यूस होते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि रिप्रोडक्शन से पहले ही डीएनए अपनी कितनी सारी कॉपीज तैयार कर लेता है, रेप्लिकेट हो जाता है. जो भी इसने जो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशन एनकोड की होती है, वो न्यूली फॉर्म्ड सेल में भेजने से पहले ही ये सारी कॉपीज रेडी कर लेता है. अब हम पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में. डीएनए जो है प्रोटीन के साथ मिलकर क्या बनाता है, क्रोमैटिन. अब क्रोमैटिन जो है वो क्रोमोसोम्स में कंडेंस होकर चला जाता है जब सेल डिवीजन होती है तब. तो सेल डिवीजन से पहले ही क्या होता है, हमने ऊपर भी बात की है कि डीएनए अपने आप जो है अपनी कॉपीज बनाने लग जाता है. तो ये जो कॉपीज बनाने की प्रोसेस है, कि प्रोसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल है, इसी को हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन. यानी जब वो अपनी कॉपीज बनाता है, रेप्लिकेट होता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन. अब रेप्लिकेशन के टाइम क्या होता है, डीएनए बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बनाने की कोशिश करता है, बट फिर भी कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं रेप्लिकेशन के टाइम में. तभी जो ये कॉपी बनती है बिल्कुल एग्जैक्ट, मतलब रेप्लिकेशन नहीं होती कि पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल की तरह.
जैसे कि आपने देखा होगा जो आगे भी रिप्रोडक्शन के टाइम जो भी ऑफस्प्रिंग्स आते हैं उसमें काफी सारी चीजें जो है अपने पेरेंट्स से मिलती होती हैं, बट फिर भी कुछ वेरिएशंस होती हैं उनके अंदर। तो ये इसका रीजन यही है कि जब भी डीएनए रेप्लिकेशन होती है तो वो एग्जैक्ट कॉपी बनाने की कोशिश करता है, बट फिर भी कुछ ना कुछ मिस्टेक की वजह से वो आइडेंटिकल नहीं बने, वो ट्विन्स होते हैं बट आइडेंटिकल ट्विन्स नहीं होते डीएनए मॉलिक्यूल, इसीलिए वो पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल से थोड़ा सा कुछ कुछ डिफरेंट होता है। तो अगर हम किसी पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल से अगर 2 सेल्स भी कॉपी हो रही हैं तो उन दोनों सेल्स का भी सेम पेरेंट होने के बावजूद भी उन दोनों सेल्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, डीएनए होंगे, उसमें थोड़ी सी वेरिएशंस होंगी। अब जो ये वेरिएशंस आ जाती हैं उनको हम बोलते हैं म्यूटेशंस। जब भी डीएनए रेप्लिकेट होता है तो जो सेल आता है उसमें कुछ वेरिएशन होती है पेरेंट डीएनए सेल से, तो इस वेरिएशन को हम म्यूटेशन कहते हैं। ये म्यूटेशन ज्यादा भी हो सकती है और बिल्कुल हल्की सी माइनर सी कि आपको पता ना लगे इतने से भी हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी रिप्रोडक्टिव गैमेट्स हैं वो सारे एग्जैक्टली सेम कैरेक्टर्स कैरी नहीं करते। जो ये मिस्टेक हो जाती है डीएनए रेप्लिकेशन में, यही एक बहुत बड़ा फंडामेंटल रीजन है कि कभी भी हमारे आगे की जनरेशन्स में जो पेरेंट डीएनए से जो जो वेरिएशंस आती हैं ये इसी मिस्टेक की वजह से ही आती हैं। उसके बाद क्या होता है, दीज वेरिएशंस आर पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। किस प्रोसेस से? वापस रिप्रोडक्शन होती है, डीएनए सेल्स की कॉपीज ऑलरेडी रेडी होती हैं, जो वही बात है थोड़ी सी वेरिएशंस आती है उनमें, तो आगे की जितनी भी जनरेशन आती है उनमें थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस आती रहती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। अभी क्या होता है, काफी सारे लोग ये बोलते हैं कि हेरिडिटरी डिजीज भी हमारे को हेरिडिटरी जो मिली हुई है अपने पेरेंट्स से मिली है। तो क्या होता है, इसी रेप्लिकेशन के टाइम ही क्या होता है, कुछ हेरिडिटी जो डिजीजेस हैं कुछ चेंज होके डीएनए में या जीन्स में चेंज होके आगे जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उसमें मिलती हैं। ये वेरिएशंस जो आती है इससे क्या होता है, या तो एडवांटेजेस होते हैं, मतलब अगर किसी पेरेंट डीएनए में कोई डिजीज है, हो सकता है वो आगे जो डीएनए उनका ऑफस्प्रिंग्स का डीएनए है उसमें वो डिजीज नहीं हो, या उसमें कुछ चेंज हो, या वो बिल्कुल न्यूट्रल हो, कोई चेंज होके ना आई हो। तो इसका मतलब ये है कि वेरिएशंस जो आती हैं डीएनए में उस रिप्रोडक्शन के टाइम जब वो आगे पास ऑन होती है तो कई बार एडवांटेजियस भी होता है, हार्मफुल भी होता है और कई बार न्यूट्रल भी। कई बार देखा जाता है कि पेरेंट्स को थायराइड है बट बच्चे जो आगे हुए हैं उनको नहीं है, वैसे बोला जाता है कि हेरिडिटी डिजीज है। तो वही बात है कि ये डिपेंड करता है कि डीएनए जब रेप्लिकेट हुआ तो उसने कौन से जो है इंफॉर्मेशन उसको एनकोड किया और किसको छोड़ दिया। तो इस वेरिएशंस की वजह से ये सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशंस। वेरिएशंस का हमें पता चल गया कि वेरिएशंस फर्स्ट स्टेप पे ही स्टार्ट हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के, यानी जब भी डीएनए रेप्लिकेट होता है उसी टाइम हमारी वेरिएशन स्टार्ट हो जाती है। मींस फर्स्ट स्टेप इन रिप्रोडक्शन इज द रेप्लिका ऑफ डीएनए। अभी यहाँ हमारी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गई। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम बहुत सारे डीएनए कॉपीज, मिलियंस ऑफ डीएनए कॉपीज आर फॉर्म्ड एंड लार्ज नंबर ऑफ वेरियस गैमीट्स एंड इंडिविजुअल्स आर फॉर्म्ड। अब यहाँ पे इतने सारे अगर मिलियंस ऑफ कॉपीज बनेंगी तो इसका मतलब वेरिएशंस भी उसके अकॉर्डिंग होगी। तो चांसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशंस इन द इंडिविजुअल ऑफ अ पॉपुलेशन, कब चांस ज्यादा रहता है वेरिएशंस का? सबसे पहले रहता है जब डीएनए रेप्लिकेट होता है, ठीक है। सेकेंड चांस कब होता है वेरिएशन का? एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, जब भी गैमेट बनता है ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर एंड जब क्रोमोसोम्स शफल होते हैं मियोसिस के टाइम, तभी भी वेरिएशंस हो सकते हैं। तीसरा होता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, ड्यू टू जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स यूनाइट होते हैं फर्टिलाइजेशन के टाइम पर, तब भी वेरिएशंस आ सकते हैं। बिकॉज ऑफ दीज रीजंस जो भी दो इंडिविजुअल्स होते हैं, इवन किसी के अगर ट्विन्स भी हुए हैं वो भी आइडेंटिकल नहीं होते, चाहे वो कितना मतलब दूर से हमें लगेगा कि बिल्कुल सेम है, क्लोजली रिलेटेड है, बट उनमें भी थोड़ा सा मतलब वेरिएशन रहता ही है। तो ये तीनों रीजन है कि मल्टी सेलुलर इंडिविजुअल्स जो हैं उनमें कब कब वेरिएशंस आ जाती है। Importance of variations. Accumulation of variations provides suitable characteristics which enable the organisms for better survival. क्या होता है, जब इतनी सारी वेरिएशंस जो है बार बार आती रहती है तो क्या होता है, कुछ सूटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं ऑर्गेनिजम्स में जो उनके सर्वाइवल के लिए बेनिफिशियल होते हैं। जैसे कि कई बार कुछ इस तरह के भी वेरिएशंस आते हैं जिससे मान लो एनवायरमेंट चेंज है या टेम्परेचर चेंज है, तो उसके अकॉर्डिंग वो जो है नए जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं वो अपने आप को इजीली एडजस्ट कर लेते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्री अडेप्टेशन। मीन्स जब भी हम किसी भी चेंज एनवायरमेंट में सक्सेसफुली कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर ले तो उनको उस प्रोसेस को कहते हैं प्री अडेप्टेशन।
द मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज, जो स्पीशीज के मेंबर्स होते हैं उनको पॉपुलेशंस और सब पॉपुलेशंस में डिवाइड किया जाता है, और वो अलग अलग अपने इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग रहते हैं। अब क्या होता है कि सब जितने भी ईच नीचे बीइंग डिफरेंट फ्रॉम द अदर, हर नीचे जो है वो अलग डिफरेंट होता है अपने जैसे के साथ का। और क्या रहता है यहाँ पर, हर स्पीशीज के मेंबर जो है पॉपुलेशन और सब पॉपुलेशंस में डिवाइडेड होते हैं, जो अपने सेपरेट अपने वेल कार्व नीचेस में रहते हैं। और ईच नीचे बीइंग डिफरेंट फ्रॉम, एक दूसरे से डिफरेंट होता है, एंड सपोर्ट्स द पॉपुलेशन विद, ऐसी पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है जिसके डिफरेंट या कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं जो उसके सर्वाइवल के लिए मतलब उस एरिया के अकॉर्डिंग होते हैं। अब क्या होता है, अगर कभी भी कुछ फिजिकल एनवायरनमेंट में चेंज हो जाए, जैसे कि इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर हो जाए, कहीं सूखा पड़ जाए, या एक्सेसिव रेनफॉल हो, किसी एरिया में पेस्टिसाइड्स ज्यादा यूज होते हों, या कुछ भी, या कोई मेटेओराइट हिट कर जाए, तो क्या होता है, अगर कुछ और जो वहां पे जो ऑर्गेनिज्म, जो स्पीशीज वहां रह रही है उस पे इफेक्ट होता है, अगर तो वो इस इफेक्ट को मतलब विदस्टैंड कर जाए, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो सरवाइव भी करेगी, रिप्रोड्यूस भी करेगी, और आगे आने वाले जो उनकी स्पीशीज होगी, जो नई पॉपुलेशन होगी, वो किसी भी तरह के मतलब इससे रिलेटेड जिस भी तरह का कभी भी कोई चेंज आएगा तो उसमें सरवाइव कर लेगी। बट कुछ जो नीचेज होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, वो इस तरह के एडवर्स जो इफेक्ट्स होते हैं उनको नहीं, उनके अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं कर पाते, जो कंडीशंस चेंज होती हैं। तो क्या होता है, उनकी पूरी की पूरी कम्युनिटी ही वाइप ऑफ हो जाती है, वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो ये दो फर्क पड़ते हैं अगर नीचे में चेंज आते हैं, तो कभी इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर हुआ, मतलब कि किसी भी इकोसिस्टम में अगर वहां कोई भी कम्युनिटी या स्पीशीज रह रही है, अगर वहां पे कोई भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से, किसी भी वजह से कोई भी चेंजेस आते हैं, और अगर वो इसको अडेप्ट करने में सक्सेसफुल होती है, तो इसका मतलब आने वाली स्पीशीज में वेरिएशंस के अकॉर्डिंग वो इस चीज को विदस्टैंड कर लेगी और उनमें उस तरह की अडेप्टेशंस आएंगी। बट अगर ऐसे टाइम पे वो स्पीशीज नहीं अपने विदस्टैंड कर पाई, तो वो बिल्कुल वैनिश हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने बताया कि एक बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है, अब वो किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही सरवाइव करती है। तो क्या होता है, जब उसके जब नए बैक्टीरिया डेवलप करते हैं म्यूटेशन के थ्रू, तो वो थोड़े से मतलब थोड़ा एडवांस होते हैं, और वो थोड़ा सा हायर टेम्परेचर को भी वो विदस्टैंड कर सकते हैं। तो अगर कभी भी ग्लोबल वार्मिंग की तरफ से एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ा, तो जो पहले वाले बैक्टीरिया थे जो कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर में ही रह रहे थे, वो तो सारे मर जाएंगे। बट जो नई उनकी पॉपुलेशन आई थी, नए मेंबर्स आए थे जिनमें वो म्यूटेशन हुई थी, और वो थोड़ा सा हाई टेम्परेचर को भी रेजिस्ट कर पा रहे थे, तो इसका मतलब वो टेम्परेचर रेजिस्टेंट वेरिएंट्स थे, और वो बिल्कुल ठीक ठाक रहेंगे, वो मल्टीप्लाई भी होंगे और अपनी प्रॉपर कम्युनिटी भी बनाएंगे। तो इसका मतलब यही हुआ कि जब भी इकोसिस्टम में चेंजेस आते हैं, तो कुछ कम्युनिटीज बच जाती हैं और कुछ बिल्कुल वैनिश हो जाती हैं। सिमिलरली, ओनली स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया फ्रॉम द होल बैक्टीरियल कॉलोनी could survive and multiply in a medium containing antibiotic streptomycin। तो इसका मतलब क्या हुआ, वेरिएशंस किसी भी इंडिविजुअल की सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और किस लिए इंपॉर्टेंट है, वेरिएशंस की वजह से ही नई स्पीशीज भी इवोल्यूट होती हैं। तो इसका मतलब वेरिएशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा रिप्रोडक्शन का जो इंट्रोडक्शन था वो हमारा यहाँ फिनिश हुआ। कल का टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल पेरेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।